सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पंजाब और केपीके के बड़े शहरों में तालीमी इदारे फिर बंद करने का ऐलान हो गया है। बज़ाहिर इसकी वजह मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और खतरात हैं, जिसकी वजह से 15 से 28 मार्च तक सिनेमाघर और शादी हॉल भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाने पाबंदी होगी। जारती सरगर्मियां भी 10 बजे तक महदूद रहेंगी। विफाकी इदारों में 50% हाजिरी पर भी अमल होगा। विफाकी हुकूमत ने यह फैसला यकीनन कोरोना के खतरे के पेश नजर किया है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले यह पाबंदियां सवाल उठा रही हैं, चहमगोइयां हो रही हैं कि हुकूमत का यह फैसला लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए है, जिसका खमियाजा तालीमी निज़ाम की तबाही, मईशत की सुस्त रवि की सूरत में बराह रास्त अवाम को भुगतना पड़ेगा। रही अपोजिशन तो एहतजाजी तहरीक के दौरान इसने पहले भी इन पाबंदियों को जूते की नोक पर रखा, वरना कोरोना का जितना खतरा उस वक्त था अब नहीं। उस वक्त वैक्सीन नहीं थी, मगर अब तो वैक्सीनेशन भी चल रही है। फिर यह पाबंदी क्यों? वालिदैन बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सियासत को इसकी फिक्रमंदी से क्या लेना देना, क्योंकि सियासत की सीने में दिल नहीं होता। यहां मफादात होते हैं और हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे रहबरों की सारी सियासत इन्हीं मफादात के गिर्द घूमती है। इसी के लिए बोलियां लगती हैं, ज़मीर बिकते हैं। ज़मीर फरोशी का यह नज़ारा सेनेट इंतखाबात के दौरान पूरी कौम ने देखा, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ा? आप देख लें, पैसे के जोर पर जीतने वाले सीना फुलाए गर्दन अकड़ाए फिरते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस करप्शन पर दिल तो बहुत जलाते हैं, लेकिन फिर एतमाद का वोट लेने के लिए ज़मीर फरोशों को मुआफ़ी देने पर भी आमादा हो जाते हैं। अब चेयरमैन सेनेट इंतखाब के मामले में फिर यही तारीख दोहराई जाने की खबरें हैं। हर बार आजमाए जाने की खबरें हैं। नंबर गेम पर अगर नजर डालें तो सेनेट के ऐवान में हुकूमत और इत्तेहादियों का स्कोर 48 है, अपोजिशन की सीटें 51 है, लेकिन इस बार इसका दिल धक धक कर रहा है कि जो चक्कर इस यानी अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात में चलाया, इस बार उसके साथ वो चक्कर न चल जाए। ऐसे में जमात इस्लामी के वाहिद सेनेटर का किरदार इंतहाई अहम नजर आ रहा है। देखना यह है कि वो अपना वजन किसके पलड़े में डालते हैं। दूसरी तरफ कानूनी महाज पर भी पीटीआई को पसपाई का सामना है। इलेक्शन कमीशन में इसकी दरखास्त मुस्तरद हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात नहीं बनी और सुप्रीम कोर्ट ने भी डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया। यानी एक ही दिन में 3 शिकस्तें। ऐसे में हुकूमती हिकमत अमली क्या हो सकती है? सेनेट इंतखाबात में फतह किसका मुकद्दर बन सकती है? इसी पर बात करेंगे पक्की और अंदर की खबरें रखने वाले असद खरल और बाबर डोगर से। असद खरल साहब, बड़ा ही सख्त मैच पड़ गया है ये तो, और मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पर मोहतरमा नसीमा एहसान साहिबा, उनका वोट बहुत ही अहम है और ऐसे लग रहा है कि शायद वो हुकूमत की तरफ जाए, क्योंकि एक एक वोट इस वक्त है। और दिलचस्प बात यह है कि 51 लेने पड़ेंगे। उसामा साहब, बड़ा एक सख्त मुकाबला है और सिर्फ 2 वोट जो है उसका सारा मामला है। सिर्फ 2 वोट अगर 48 के साथ जमा हो जाए तो वो 50 बन जाएगा और 51 का फिगर 49 में आ जाएगा। सिर्फ 2 बंदों की ज़रूरत है। अगर 2 बंदे हकूमती इत्तेहाद हासिल कर लेती है, और जिस तरह ख़बरें ये आ रही हैं, एक तो जिस तरह आपने कहा कि जमात इस्लामी का जो वोट है उसकी बहुत अहमियत है, दूसरी जिस तरह एक तो ANP के उम्मीदवार के हवाले से ओपनली चीज़ें आ रही हैं कि बिल्कुल जिस तरह वो साथ दे रहे हैं। तो अब अगर जमात इस्लामी का वोट माइनस कर लें 51 से, अगर तो 50 रह जाएंगे पीछे, तो उसके बाद एक वोट इधर लाएंगे जो ANP का है, तो वो 49 बराबर हो जाएंगे। तो एक वोट का बेसिकली मसला है। अगर अब जो हुकूमती इत्तेहाद है वो अगर 2 वोट ले लेता है तो वो कामयाब हो जाएगा। अब आ गया मामला अपोजिशन के लिए। जो PDM है उसके लिए आपने जो चूज़े हैं, मैं चूज़े कहूँगा कि उनको अपने टोकरे के नीचे अब उन्होंने संभाल के रखना है। मुर्गी जिस तरह अपने बच्चों को बिल्ली से बचाती है कि बिल्ली या बिल्ला जो उनको ना कहीं ले जाए, उचक ले, ठीक है। अब मामला ये है कि वो अपने 2 वोटों को किस तरह बचाते हैं। एक तरफ वो किस तरह वोट उन्होंने ले लिए 16,
तो उनके लिए तो आप वोट खरीदने की बजाय नहीं, आप वोटों को हुकूमत ने भी तो बचाने हैं, उनके भी दरार डालने की कोशिश हो रही है। देखिए हुकूमत तो अगर हुकूमती इत्तेहादियों में कोशिश कर रहे हैं, 48 वोट जो है, मैं कहता हूँ अपोजिशन जो है अपने ही वोट अगर इंटैक्ट रखे तो उसको तो कुछ वोट लेने की अब जरूरत नहीं, आपने सिर्फ वोट जो है उसको संभाल के रखने की जरूरत है। लेकिन वो तो अब ये है कि अब जिस तरीके से मेरा ख्याल है पहले बार किया है, एक जरदारी साहब पे भारी पैसा भी चला है, सारा मामला चला है। अब 2 वोटों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, एक तो 2 वोटों के ऊपर, और फिर जिस तरह अगर 2 वोट आप लेंगे तो जो बंदे आपके 15-16 वोट ले जा सकते हैं वो 4 इधर से भी ले सकते हैं। तो मामला ये इतना आसान नहीं है, बाजार तो 2 वोटों का मामला लग रहा है, लेकिन नकब पीडीएम ने भी लगाई हुई है कि किस तरह हमने इनके इत्तेहादियों से या पीटीआई के वोटों को, अगर वो 16 वोट पहले गिलानी साहब को दे सकते हैं तो क्या वो चेयरमैन सेनेट के लिए डील इतनी तो नहीं है कि वो सिर्फ सेंटर बनने के लिए इतने करोड़ों खर्च कर। ठीक है बाबर डोगर साहब, तो मामला इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए। बिल्कुल सही है, नहीं हुकूमत के लिए भी नहीं, अपोजिशन के लिए भी नहीं। बाबर डोगर साहब, बड़े बड़े तज्जियाकारों के तज्जिए गलत हो गए, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं, वो हफीज़ शेख साहब वाले मामले में, इसमें अब सब घबराए हुए हैं। मैं भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा, फिर भी अगर लोग देख रहे हैं उनके इसरार पर कुछ कह रहे होंगे, कुछ तो कह दे, तो मुझे संजरानी साहब का पलड़ा इसलिए भारी लग रहा है कि शिबली फराज साहब हुकूमती तर्जुमान वजीर इत्तलात, वो कह रहे हैं कि हर हरबा आजमाएंगे, हर हरबा। ये नहीं हो सकता कि हमारे हाथ आप बांध दें और जनाब दूसरे फाउल करी जाएं और हमें कहें जी आप कानून के दायरे में रहे, कानून के दायरे में। अब हम भी अब हर चीज़ करेंगे, इसका मतलब है कि हुकूमत को मैच फिक्स करना पड़े, टॉस में गड़बड़ करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, अब हुकूमत उसके लिए तैयार है। तो फिर तो हुकूमत का पलड़ा भारी है, हुकूमत के पास ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। क्या कहेंगे आप बाबू साहब? उसामा साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। आपने कहा शिबली फराज जब खुद सेनेट का इलेक्शन लड़े थे, उनके मुकाबले में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ही थे, तो उस वक्त उनके टोटल वोट जो थे पीटीआई के जो नेशनल सेनेट में वोट थे वो थे 8, और इनको जो वोट मिले थे वो थे 18, तो 10 वोट इनको ज़्यादा मिल गए थे, और उसमें से 7 वोट ज़ाया भी हुए थे। तो सामा साहब, ये भी देखने वाली बात ये कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 1 या 2 वोट ज़ाया हो गए तो वो उसका इलेक्शन गया। ये चाहे ज़ाया का भी कोई चांस, ज़ाया का तो कोई चांस ही नहीं है। 100% एक्यूरेट वोट आएंगे तो मुकाबला बनेगा। जिसके 2 वोट ज़ाया हो गए, 2 वोट ख़राब हो गए, वो गया। अब इसमें सबसे अहम जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि उसमें PMLN जो है उसको कोई उसको बड़ी सीटें नहीं मिली, ना उनके पास चेयरमैन सेनेट की सीट है, ना उनके पास डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट है। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि PMLN के 18 सेनेटर जो हैं वो हैं इस टाइम, जिनमें से 5 अब इलेक्ट होके आए हैं, और उसमें बाकी जो 13 हैं वो आज़ाद कैंडिडेट इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि नून लीग के टिकट पे नहीं वो इलेक्ट हुए। तो उन पे कोई मॉरल बाइंडिंग नहीं है कि वो नून लीग के कहने पे वोट डालें। इसके बावजूद कि खुफिया वोटिंग है, मॉरल बाइंडिंग भी नहीं है। मॉरल बाइंडिंग भी नहीं, ठीक है, कि क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते थे। तो अब नून लीग चौंका वहाँ पे उसका कोई स्टेक ही नहीं है। तलक तो नून लीग से है, चूंकि वो आखिरी वक्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप इंडिपेंडेंट अगर आएंगे तो वरना आप आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो ओपनली पता है सबको कि वो नून लीग के हैं, नून लीग के नॉमिनी हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। अच्छा, शफकत महमूद भी कह रहे हैं कि एक नून लीग के सेनेटर हैं जो तो बाकायदा संजरानी साहब के लिए ओपन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, उनके लिए वो तो बाकायदा यानी कैंपेन चला रहे हैं, वो नाम भी उन्होंने बताया। सेनेटर आसिफ अली कुरमानी जो हैं, उन्होंने एक जगह पे ये बात की है कि नून लीग के 4 ऐसे सेनेटर्स हैं जिन पे उनको डाउट है कि वो हमें वोट नहीं देंगे, इनके वो PDM के अलायंस को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि 4 वोटों पे हमें ऑब्जेक्शन शक है। तो समा साहब, जो सिचुएशन है, मुझे ज़ाती तौर पे ये लग रहा है कि अगर इस दफ़ा कोई डंड पड़ा तो वो PDM के इत्तेहाद को पड़ेगा, हुकूमती इत्तेहाद को नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक दफ़ा उनको चोट लग गई है, वो उन्होंने जख्म खा लिया, अब वो बहुत मोहतात हैं। अब वो उस तरह से पूरी तैयारी से आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ हर हरबे तमाम हरबों के साथ और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। हर हरबे में ये है, पहले हफीज शेख साहब के ऊपर किसी ने बैठने लगाई थी, पैसा लगाया था। अब सादक संजरानी साहब जिस तरह गिलानी साहब अगर पैसे लगाएंगे ना तो पैसों की कमी उधर भी नहीं है, दोनों तरफ से पैसे अब चलेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज, दोनों कैंडिडेट जो है अब पैसे लगाएंगे। जी। पहले ये था कि हफीज शेख साहब की जगह पे किसी ने पैसे
नहीं लगाए, जिस तरह के नून लीग की सेंटर के लिए भी नून लीग ने पैसे नहीं लगाए। खजाने के वजीर के लिए कोई खजाना नहीं खोला किसी ने। देखिए मैं एक चीज बताऊं, बाहर के हाई मॉरल ग्राउंड तो किसी के पास कोई नहीं है, खत्म हो गई सियासत, वो खत्म हो गई। अब ये है सियासत सारों ने, इसमें इस मामले अब सारे नंगे हैं। अब पीटीआई जो हाई मॉरल ग्राउंड ले रही थी, अब वो ऐलान कर दिया, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया, अब हर हरबा होगा। और इसकी सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो थी वो थी इलेक्शन कमीशन पे। तो वो तो सोया हुआ है, आंखों पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई है और वो कह रहे जो मर्जी करना है कर लो। जब पैसों का लेन देन होगा, वीडियो बन रही होंगी, जब हमारे सामने आएंगे हम आंखों पे बंदी करेंगे, हमें तो नजर ही नहीं आ रही। उस पर बयान हल्फी और क्या क्या सबूत मांगने से आते हैं। मुझे ये मुझे एक बात बताएं, एक बंदा इलेक्शन में पैसे दे के इलेक्शन जीत गया, अब उसकी वीडियो भी आ गई, अब आप बयान हल्फी भी जमा कराएं, ये भी साबित करें ये वीडियो असली थी। जिसकी वीडियो बनी वो कह रहा है हाँ मैंने मेरी थी, मैं इस वीडियो में मैं ही हूँ और ये वीडियो असली है और मैं उसको ये बात कर रहा हूँ, तो पीछे रह के जाता है। लेकिन रह जाता है वो इलेक्शन कमीशन आए और कहे कि जनाब मैंने पैसे दिए हैं, इतने पैसे दिए हैं, ये अकाउंट नंबर से मैंने निकलवाए थे, इसके साथ मैं गया था सारा, और फिर फुटेज अपनी बनाकर एक ही चीज देना इलेक्शन कमीशन को। ऐसे तो नहीं है। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन फिर कहे कि जी कि हम नहीं मानते इस चीज को, हम कोई सामने थे, हमारे सामने ये सारा कुछ हो रहा था, हम तो सुनिश्चित बात कर रहे हैं आप। और उसामा साहब जहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना था वो डस्का में 2 मिनट में ले लिया। ना फुटेज देखी, ना फुटेज का फोरेंसिक हुआ, ना कोई बयान हल्फी हुआ, नोटिस लिया, सारी ब्यूरोक्रेसी को उठा के परे फेंका और जनाब इलेक्शन के दोबारा डेट दे दी। यहाँ पर अब मसला ये है कि यहाँ पर वो आंखों में पट्टी बांधना चाह रहे हैं तो अब बांध ही रखें। अच्छा, इस पर मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन मुझे दो चीजें ऐड करने दें। एक तो ये नसीमा एहसान साहिबा की हम बात नहीं कर सके, क्योंकि ये अगर अपोजिशन में आप इनको कंसिडर कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं वो बलूचिस्तान अवामी, इनके खामद एहसान शाह, वो इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली भी हैं और अपोजिशन के लिए इनका वोट देना इतना कोई आसान नहीं होगा। देखिए बाप की जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टी है, इनके जो हस्बैंड है उनका बाप से तल्लक है, बाप की हमारे से ये कामयाब हुई है, सेनेटर बनी। इतना आसान तो नहीं होगा। तो अब ये है कि वो जो हुकूमती इत्तेहादी पार्टी है उसके खिलाफ किस तरह वोट कर सकते हैं। यानी जो संगरानी साहब वैसे भी उनका बलूचिस्तान से तल्लक है, और जिस तरह जाम कमाल साहब एक्टिव हुए हैं वहाँ पे, बाप जो पूरी जमात है वो एक्टिव हुई है, तो इनके खामद भी ज़ाहिर है। और दूसरी चीज़ कि इमरान खान साहब को ना इत्तेहादी जमातों ने ये इख्तियार दे दिया जी जिसको मर्जी वो डिप्टी चेयरमैन नामजद कर। वो तो फैसल जवेद साहब का नाम आ रहा है, एजाज चौधरी साहब का नाम आ रहा है, और एक देखना है कि वो अपनी पार्टी में से करते हैं या किसको, तो शायद खैबर पख्तूनख्वा से ये भी आ रहा है नाम, क्योंकि ज्यादातर जो सेंटर है उनका जो तल्लक है वो केपीके से है, क्योंकि जाहिर बात है वहाँ से पहले भी हुकूमत के ज्यादा अरकान थे, अब भी ज्यादा है, तो इसलिए ये भी बातें आ रही कि शायद वहाँ से केपीके के नाम पूरा निकल। अच्छा, अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर, जो बाबर साहब ने जिक्र छेड़ दिया। क्या कहेंगे आप, इलेक्शन कमीशन मजबूर है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन उनका जी नहीं कर सकते, हम बयानात पर तो नहीं कर सकते, फिर कहा जी तरमीम करके लेके आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, बैरिस्टर भी हैं और सेनेटर भी हैं, उन्होंने कहा कि जी हम वो ले आए हैं, वो कहते हैं जी हमें ऑफ़र हुई है, और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी बात की है। फिर सवाल हुआ कि राजा परवेज़ अशरफ ने कहा जी हमने एडवांस दिया हुआ है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी वो उस वक्त जाना था आपने, उस वक्त आप क्यों नहीं होश में आए? तो ये अच्छा, क्या करें? ये होश तो जब से ये इलेक्शन का जो शेड्यूल आया उस वक्त से शोर शराबा हुकूमत मचा रही है, पीटीआई के लोग शोर शराबा कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ओपनली बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी के तौर पर खड़ा था, वहां पे ये चीजें सारी सामने आ रही थी, तो उसके बावजूद उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और अभी जो जिस तरीके से केपीके से वो रुकन को लाए हैं, उनका एफिडेविट लाए हैं साथ, फिर उसके बाद जो वीडियो वाले लोग हैं उनका जो जिस तरह वीडियो बनाई गई कराची से सारा मामला हुआ। अब मामला इसके अंदर उसामा साहब जिस तरह डोगर साहब ने बात की कि डस्का इलेक्शन के अंदर तो ना कोई फ्रांसिक हुई, ना किसी का कोई एफिडेविट मांगा गया, ना किसी से शवाहिद मांगे गए, फौरी तौर पर आपने रात गए एक्शन ले लिया, आपने वो जो सारा उसको कालदम करार दे दिया, 23 की बजाय पूरा इलेक्शन ही आपने कालदम करार दे दिया, इंतजामी मशीनरी को आपने सस्पेंड कर दिया, उनको हटा दिया गया, उनको आपने बाकायदा आपने कहा कि इनको डिवीज़न के अंदर भी तैनात नहीं किया जाएगा। इससे पहले कभी इतने सख्त फैसला नहीं आया इलेक्शन कमीशन का। ठीक, अब इस मामले के अंदर जो एक चीज़ जिसको रोकना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, जिसको पूरी कौम चाह रही है, आज भी वो इस तरह की बातें हो रही थी। इलेक्शन कमीशन के जो मेम्बरान है वो कह रहे हैं जी हुसन आपने देखा नहीं है, तो उन्होंने कहा जी इस हुसन की वजह से जनाब हम यहाँ पे
चक्कर लगा रहे हैं कि ये जो बेड़ा गर्क इसने किया है, जो खुफिया वोटिंग वाली बात है, जहां उसके ऊपर बार बार वो यानी इलेक्शन कमीशन को जिस तरह फोकस उसने किया हुआ कि हमने आप दोनों ना देखिए इलेक्शन कमीशन पर तनकीद तो कर रहे हैं, हमने 218(3) का भी उनको हवाला दिया गया कि आपने उस हवाले से क्या काम किया है। आप दोनों इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं। अब मैं कुछ अर्ज कर दूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि अब्दुल सलाम अफरीदी साहब हैं, मेंबर असम्बली हैं, और इन्होंने इनसे कहा गया कि जी आप ना सबूत दें कि आपको जो कॉल्स आई हैं, उन्होंने पूरा बताया किस तरह क्या आया। अब वो ज़्यादा तफसील होगी, उसको किस तरह से चेक किया जाएगा, उनका फ़ोन कॉल का डाटा लाना चाहिए, सारा कुछ। मुझे एक चीज़ बताएं, और सर वीडियो का मैं अर्ज कर दूं, वो आपने अचकज़ई साहब की वीडियो का तो आपको पता ही है, क्या मजीद अचकज़ई क्या नाम, वो वीडियो सबके सामने थी, उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को सबके सामने अंदर बैठे हैं, और उसके बाद कि जी वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि उसको रोंद दिया, वो बेचारा शहीद हो गया, दुनिया से चला गया, लेकिन वो साबित नहीं हो सका। तो डस्का के इलेक्शन में कौन सी ऐसी शवाहद आ गया था, कौन सी फोरेंसिक एविडेंस आ गई थी, कौन से ऐसे चशमदीद को ऐसे ठोस शवाहद आ गए थे कि आपने सारी 20 बंदे गायब हुए थे, तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया था। बाबर साहब आप ये जो अफरीदी साहब की अगर मैं बात कर लूँ कि उन्होंने सब कुछ लिख कर दिया कि जी मुझे 8 करोड़ की ऑफ़र हुई, ऑफ़र करने वाले ने अपना नाम आदिल शाह बताया, पैगाम जिसने भेजा, फिर वो कहते हैं कि जी मैंने वज़ीर आला को फौरी बताया, यानी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि जी राब्ता जारी रखो ताकि पता चल सके कौन शख्स है, इसके पीछे कौन है। फिर मशकूक शख्स ने पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद कुंडी का भी नाम लिया, और मजीद अरकान को भी 8 करोड़ देने की पेशकश की गई। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए तहरीर जवाब में रुकन KP असम्बली ने बताया कि आदिल शाह ने मजीद 2 अरकान असम्बली में भी डील मुकम्मल होने का इंकशाफ किया। आदिल शाह ने कोहाट से नून लीग के उम्मीदवार अब्बास अफरीदी से मुलाकात की ऑफर की, पार्टी को शिकस्त से बचाने के लिए गुफ्तगू को मीडिया के सामने लाया। तहरीर जवाब में कहा गया आदिल शाह, अब्बास अफरीदी और अहमद कुंडी करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग में मुलवस हैं। अब या तो स्टिंग ऑपरेशन करते अफरीदी साहब पूरा जाते, मेरी एक बात सुनिए, ये टाइम का ज़्यादा है, ये इस्टेब्लिश नहीं होना, जो मर्जी कर लें। फ़ोन कॉल्स आई हैं जनाब, अननोन बंदे किए हैं, कितने हैं, पैसे कहाँ हैं, किस अकाउंट में है, ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन में जाके इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकती। जो मर्जी कर लें, जो लोग वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट नहीं कर रहे हो उसको नहीं मान रहे, उन्होंने साफ कह दिया कि वीडियो जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी शहादत जो है वो आधी तस्लीम की जाती है, पूरी तस्लीम ही नहीं की जाती, तो बात ख़त्म होगी। उन्होंने उसका नोटिफिकेशन कर दिया है। असल इशू ये है सामा साहब जो हो गया कि PMLN ने बड़े तरीके से बड़े बड़े अदारों में अपने बंदे को छेड़ दिया, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो सब बड़ा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में मैं आपको बताता हूँ, सारे PMLN से वाबस्ता लोग जो हैं वो अहम पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, तगड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में भी उनसे वाबस्ता लोग जो हैं वो तगड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। इवन फेडरल गवर्नमेंट में बड़े बड़े तगड़े लोग जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े सेक्रेटरीज जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के राइट हैंड थे वो पंजाब में और वफाक में अहम पोस्टों पर बैठे हुए हैं। वो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये जानबूझकर ये हुकूमत को चलने नहीं दे रही। अच्छा, पहले दिन से ये इशू स्टार्ट हुआ है, आज तकरीबन 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं। ये हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर सकी, न्यूट्रल ऑफिसर को नहीं लगा सकी। इन्होंने भी चुन के वो सारे ऑफिसर लगाए हुए हैं जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के राइट हैंड थे, जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और वो ऑफिसर जो हैं वो हर उस चीज़ की रस्ते में रुकावट है जो जिससे लोगों को डिलीवरी हो सकती है। अभी इमरान खान ने जो नेशनल असम्बली में जो 3 दिन बैठे थे, उन्होंने 3 दिन वो MNA से मिलते रहे हैं, पंजाब के MNA से मिलते रहे हैं, KPK के MNA से मिलते रहे हैं। पंजाब के MNA या KPK के MNA, उनकी एक ही कंप्लेंट थी, एक ही शिकायत थी कि ब्यूरोक्रेसी हमसे ताउन नहीं कर रही, वो अवेलेबल नहीं है, अफसरान अवेलेबल नहीं है। इवन पंजाब के अफसरान तो इलेक्शन कमीशन को अवेलेबल नहीं है, तो आवाम को कहाँ से अवेलेबल होंगे। तो ये जो एलिमेंट है सामा साहब, सबसे बड़ा PTA को नुकसान ये बड़ा एलिमेंट जो है वो ये दे रहा है। बाबर साहब देखिए, जितने लोग ब्यूरोक्रेसी को जर्नलिज्म में जानते हैं उनमें टॉप पर मेरी नज़र में आप हैं। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप तनकीद भी बड़ी करते हैं तहरीक इंसाफ पर, तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर ये बात दुरुस्त होगी अगर ब्यूरोक्रेसी नहीं साथ दे रही। इमरान खान साहब ने इसीलिए शायद एक दोबारा वाज़ेह इशारा दे दिया कि बड़ी तब्दीलियाँ वो लाएंगे, उस्मान बुज़दार के अलावा वो माइनस बाकी पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का उन्होंने कह दिया। तो क्या यही वजह है असद खलील साहब, आपको भी लगता है बाबर साहब सही कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में मसाइल हैं इमरान खान साहब के लिए? और दूसरी चीज़ ये जो बाबर साहब ने बात की है जी, इलेक्शन कमीशन में भी ऐसी ब्यूरोक्रेसी या ऐसे अफसरान हैं काबिल और दयानतदार भी होंगे, कुछ ऐसे हैं जो नून लीग की तरफ टिल्ट रखते हैं,
तो फिर एहतजाज क्यों किया पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? और इतना भरपूर के हुकूमत तो उसका 1% भी नहीं है जिस तरह की हुकूमत के बयानात हैं। उन्होंने तो जाकर वहां पर मतलब जंगलों तक पहुंच गए, और एक दफा नहीं कई दफा बात है। सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये कैमरों की आंखों ने बकायदा इसको कल फिल्म बंद किया, बंदी उसकी हुई कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला था वहाँ पे वो खड़े होकर जब शहबाज शरीफ गए उन्होंने बकायदा इस्तकबाल किया, उनको बकायदा सलूट किया, बकायदा उठ के खड़े हुए, ताजीमन उन्होंने पूरा झुक के सामने, जिस तरह उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, लेकिन मामला ये है कि जब आप सबके लिए नहीं खड़े, अच्छा तो फर्क पर है ना, फर्क साफ जाहिर है। दूसरी बात जो डोगर साहब ने बात की है, मैं तो पहले दिन से हैरान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है कि वो बंदे चुन चुन के, यानी जो बंदे उस वक्त नून लीग की हुकूमत में इस वजह से विक्टिमाइज होते थे कि उनके बारे में शायबा भी होता था कि ये शायद प्रो पीटीआई है या मुस्लिम लीग के बारे में कोई इनके अच्छे थॉट्स नहीं है, उनको उस वक्त खुडे लाइन लगाया गया। अच्छा। आज वो सारे अफसर आज भी खुडे लाइन है, यानी वो लोग जो इस वजह से खुडे लाइन लगे रहे 10 साल में, ब्यूरोक्रेसी जब सब मिलते हैं वो ये कहते हैं कि इनको कोई बताने वाला नहीं है कि वो लोग जो ब्लू आइड थे, जो 5 प्यारे, जो 10 प्यारे, जो शहबाज शरीफ साहब के, जो नवाज शरीफ साहब के, जो उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे, आगे हाथ बांधे खड़े होते थे, वो पुलिस हो, सब वो ब्यूरोक्रेसी, वो सारे बंदे आज भी आज भी लुक्रेटिव पोस्ट पे वो सारे वो बंदे हैं, और उनको टास्क दिया गया है कि आपने कोई डिलीवरी नहीं करने देनी, कोई काम नहीं करना, और हर काम के अंदर आपने कोई ना कोई ऐसी हिच डाल देनी है ताकि 5 साल तक पंजाब के अंदर या वफाकी हुकूमत कोई चीज डिलीवर अगर करना भी चाहे, उल्टा भी लटक जाए तो वो ना कर सके। ये तो पहले नैब हमें मसला कर रहा है। जब 10 साल में आपने लूट मार की, यहाँ पंजाब में अरबों रुपए करप्शन आपने की, मुझे कोई एक ब्यूरोक्रेट आपको डर नहीं था, लेकिन जो ये हुकूमत आई 2-2.5 साल तक ड्रामा पहले नैब का ड्राई रखा कि नैब को हवा बना के फाइल पे इसलिए एक ब्यूरोक्रेट बता देना जो इमरान खान ने नैब को पीछे से हटाया। एक बहुत बड़ी मैं आपको चीज बताता हूँ कि जब आहा चीमा को पकड़ा गया उस वक्त एक अफसर ने शहबाज शरीफ से कहा कि मियाँ साहब आप हमें ऑर्डर करें, मैं पुलिस साथ लेके जाता हूँ और मैं जाके नैब के दफ्तर से जेल से उसको छुड़वा के ले आता हूँ जबरदस्ती। क्या मैं देखूंगा कि नैब कैसे हमें रोकती है और मैं जेल के अंदर से उसको निकाल के लेके आऊंगा। आज वो पंजाब के एक अहम महकमे का सेक्रेटरी है। यहाँ पे उस वक्त के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लगाया, यानी एहतजाज किया और पूरी ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब की पहली मर्तबा अहम महकमे का वो सेक्रेटरी है जिसने शहबाज शरीफ से कहा था मियां साहब मुझे बताएं, मुझे ऑर्डर करें, मुझे टाल दें, मैं अभी जाता हूँ नैब के दफ्तर से लेके वापस आता हूँ। पुलिस साथ खड़ी हो गई, ब्यूरोक्रेसी पूरी खड़ी हो गई, स्ट्राइक कर दी, असेंबली कैबिनेट ने। आप उस अफसर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवरी करेगा? शहबाज से जब आने लगे, शहबाज के घर छापा जब मारा गया ये हमजा शहबाज के, उस वक्त ये क्या हुआ? नैब को वहां पहुंचने दिया गया था? नहीं बता दिया। 48 घंटे तक नैब को वहां नहीं पहुंचने दिया गया था, उनको पहले हमजा शहबाज एविडेंस जाया हो गई। यानी वो एक पूरी सहूलतकारी का आज भी काम हो रहा है। आज आप देखें कि जो भी शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज के बारे में जो रिकॉर्ड होता है पंजाब हुकूमत में, वही तो अफसर उन्हीं सीटों पे लगाया, तो वो कैसे रिकॉर्ड नैब को देंगे? शुक्र करें भी एलडीए में आग नहीं लग रही सर, एलडीए में वरना आग लग जाया करती है। बाबर साहब ब्रेक का वक्त है, लेकिन नया केस बता दे, कोई एक बनाओ पंजाब में या वफाकी हुकूमत ने कोई एक केस बनाया इस जो शायद इसी ब्रेक है। इमरान खान साहब ने कहा वो इंतजामी तब्दीलियां लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वबा की वजह से वबा फैल रही है, इसकी एक और लहर आ रही है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्या ये लॉन्ग मार्च रोकने के लिए है? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला 15 मार्च से 28 मार्च तक तालीमी इदारे फिर बंद रखने के अहकामात हैं। NCOC का इजलास हुआ, उसके बाद शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम हैं, उन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 5 करोड़ तलबा इंस्टीट्यूशंस जाते हैं, तालीमी इदारों में जाते हैं और बराह रास्त असर पड़ता है वबा पर से, तो इस वजह से ये फैसला किया गया है। इसके साथ साथ पाबंदियाँ जो पहले थी वो वापस लाई गई हैं। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट्स में अंदर आप डाइन नहीं कर सकते, इसी तरह शादी हॉल्स के हवाले से जो पाबंदियाँ थी,
वो वापस आ रही हैं। 10 बजे तक जो बड़े तिजारती इदारे हैं या दुकानें वगैरह, उनके हवाले से भी टाइमिंग का कह दिया गया है। लेकिन अब ये है ज़्यादा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के लिए। बाकी कहा जा रहा है बलूचिस्तान और सिंध में सूरत हाल कदरे बेहतर है और अब 12 अप्रैल को दोबारा देखा जाएगा। शेख रशीद साहब कह चुके हैं वफाकी वज़ीर दाखिला के 15 अप्रैल तक जूडो कराटे होने हैं। 15 अप्रैल से पहले 12 अप्रैल को दोबारा देखा जाएगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नज़र आ रहा है बाबर डोगर साहब आपको कि 15 से 28 मार्च और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च शुरू होना है। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च का कोई ख़ास सिंध से आगे उसको चलाना नहीं है। उसके बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान, ज़्यादा इनका जो फोकस लोगों को निकालने का है वो यहीं से नज़र आता है। लॉन्ग मार्च जाकर पिंडी और इस्लामाबाद। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि अगर साजिशी थ्योरी बनाई जाए कि ये दोबारा पाबंदी इस वजह से लगाई जा रही है, अगरचे मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि मजाल है कि जनाब अपोजिशन पर कोई असर होगा या PDM पर कोई असर होगा कि जी ये फैल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, पहले भी हमने देखा था। तो फैक्ट ये है कि वबा दोबारा एक लहर सी नज़र आ रही है जो कि ख़तरनाक है। पूरी दुनिया इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, कोई अपने से नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इसको सियासी तौर पर तो देखा जाएगा और उसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग किया जाएगा इस पर। देखें उसामा साहब, सियासी लोग इसको जिस मद्दी नज़र से देखते रहें, लेकिन ये हकीकत है। आज मैंने वेरीफाई किया है, मैं कुछ डॉक्टर से मिला हूँ और उनसे सारी इस पर डिस्कशन हुई है मेरी। कोई साउथ अफ्रीकन या अफ्रीकन वायरस है, इसका म्यूटिलेटेड वायरस है जो अब पहुंचा और ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। और ये जो अब ये पाकिस्तान में भी कई मरीज़ों में आइडेंटिफाई हुआ है और ये जो नई लहर है ये म्यूटिलेटेड है। ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का वायरस है कोरोना का, जिसने अपनी हेल्थ को चेंज किया है। और अब ये इतने आराम से जो कि 2 की वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो मुझे पता चला कि ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। यकीन जाने मियो हॉस्पिटल में इस वक्त वार्ड में जगह नहीं है, इतना ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं। तो वाकई कोरोना की जो नई वेव है वो पाकिस्तान में एंटर हो चुकी है, मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो मास्क पहने और हिफाजती जो तदाबीर हैं उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अब अपोजिशन इसको जो मज़ीद रंग दे, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना ही करना है। चाहे उस वक़्त भी कर रहे थे जब बहुत कोरोना की शदीद वो जो लहर थी, उस वक़्त भी उन्होंने किया था, वो अब भी करेंगे। मुझे भी सारी दुनिया को पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि इन्होंने ये करना ही करना है। बस लोगों को वार्न करना, लोगों को बताना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस तरह की कोरोना की जो वायरस है, ख़तरनाक वायरस जो है, उसकी लहर जो है वो वाकई मौजूद है। और गवर्नमेंट का जो स्टेप है बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन ने जो करना है वो करती फिरे, उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, शॉर्ट मार्च करना है, वो करना है, वो उससे ये रुकना नहीं है। लेकिन उसामा साहब, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता कि ये एक ख़तरनाक किस्म का कोरोना का वायरस जो है उसकी लहर जो है वो चल रही है। अच्छा, अब देखें PSL एक नेशनल से भी ज़्यादा एक इंटरनेशनल इवेंट और बड़ा फोकस था, क्योंकि हम इस पर कोई दो राय हो नहीं सकती कि उससे पाकिस्तान का इमेज, फिर हम चाहे सियाहत की बात करें, इकॉनमी की बात करें, पाकिस्तान दहशतगर्दी से जिस तरह निकल रहा है उस हवाले से, तो एक बड़ा इवेंट था। और फिर पाकिस्तान में सारे मैचेस होना, उसको मुलतवी करना पड़ गया, मनसूख करना पड़ गया। तो वो हो भी खिलाड़ियों के अंदर देखें ना, इतने SOP की सख्ती के बावजूद, पाबंदी के बावजूद वहाँ पे निकल आया जी। और जिस वजह अच्छा, अब यहाँ सिक्योरिटी इदारे भी होंगे, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या इंतजाम करने पड़ेंगे, तो ये तो सबको पता है। आज मैं के लोग दुनिया से चले गए। साहब, मैं हैरान हूँ, मैं बातें सुन के कि हमारे जो जुडिशरी के जज साहबान हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2-4 दिनों के अंदर बहुत सारे जो इसके अंदर केसेज आए हैं। फिर उसके बाद बुकला जो है, कुछ डेथ्स हुई हैं, हलाकतें, आपको पता है, कुछ सीनियर साबिक जज है और बुकला सीनियर है, उनकी हलाकतें हुई हैं। कुछ जजेस जो है अहम जो ओहदों पे फाइज हैं, उनके ऊपर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट दीगर जुडिशरी है उनको कोरोना जो है उसके अंदर मुलव्वस हुए हैं। तो SOPs तो बिल्कुल उसामा साहब हो रहे हैं। मैं एक अपना ये फिरोजपुर रोड पे ये एक हॉस्पिटल है निजी, वहाँ पे उसका 5वां फ्लोर, मैं हैरान हुआ, मैंने किसी पेशेंट को देखने जाना था तो वो एकदम लिफ्ट रुकी तो उन्होंने कहा ये पूरा फ्लोर ही कोरोना के मरीज।
और कुछ सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, कुछ मतलब पूरा एक खौफनाक मंजर वहाँ पे बना हुआ था। जिस तरह डोगर साहब बात कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल की, कोरोना के केसेस तो बिल्कुल अभी रिपोर्ट हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा ये मामलात हैं, लेकिन बहरहाल जो पहले जिस तरह था कि पाबंदी वगैरह या उसके ऊपर वो तो बिल्कुल ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सैनिटाइजर है। स्टोर्स के अंदर आप जाएं, बैंक के अंदर जाएं, बाहर लिखा होता है, एक आध बंदा खड़ा भी होता है। सर वैसे देखिए, कोई अगर रुक जाए तो ठीक है, पार्टी को इतना सराहा गया इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, दानिशवरों की तरफ से, डॉक्टर केजरी वो कहते थे मुकम्मल पाबंदी लगाओ, और इमरान खान गलत कर रहा है, हमारी पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा, मुकम्मल होगी वहां पे। आज पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के अंदर जो पूरा कराची से चलेगा और जो पूरा सिंध जो क्रॉस करके आएगा, वहां पे कोरोना जो है वो नहीं आएगा, कोरोना प्रूफ होगा वो लॉन्ग मार्च। तो इस तरह बात जो है कि कॉलो फेल में तजाद है। अब दूसरी जानब अगर देखा जाए तो उसामा साहब, जो बच्चों की तालीम का जो नुकसान हुआ है, 1 साल से बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ सके। ये ऑनलाइन क्लास का जो ड्रामा है ना, ये पूरा एक ड्रामा है, इसमें कोई सर पाँव नहीं है बात का। वो बच्चे क्लास एक आध होती है, वो भी कोई 2-4 बच्चे होते हैं, सोते जागते बेचारे वो, और प्राइवेट स्कूल जिनके फीसें ज्यादा हैं, हाँ जी, फीसें तो फिर किसी तरह कर लेंगे, बाकी स्कूल्स का क्या है, फीसें पूरी ले रहे हैं बच्चों से, लेकिन पढ़ाई 1 साल बच्चों का जाया हो गया और ये उनका फ्यूचर है। हमारे जो बच्चे हैं, आप देखें ना, 1 साल में उन्होंने क्या पढ़ा है। अब ऑनलाइन क्लास होती है, कभी वो बुला लेते हैं, दूसरे तीसरे दिन बुला लेते हैं, 1 हफ्ते में 2 दिन वो कुछ बच्चे चले जाते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास होती है, वो उसमें 2-1 क्लास होती है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। अब जहाँ पे सिग्नल जो सिस्टम है, जहाँ पे वाईफाई जो चीज़ें सिलसिला है, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो भी आपको पता है कि क्लास में कभी वो जनाब चल पड़ती है, कभी वो रुक जाती है, तो बच्चों के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। 1 साल से बच्चों का तालीमी जो कैरियर है, मुस्तकबिल है, बिल्कुल तबाह होकर रह गया। लेकिन उनको ये है कि ना उनके AC चलेंगे, ना पंखे चलेंगे, स्टाफ उनका कम से कम आ रहा है। हाँ जी, तो बच्चे भी कम आएंगे, होता है, चौकीदार से लेकर कोई मेंटेनेंस वाला कोई हो, वो सारे टीचर्स निकाल दी, स्टाफ निकाल दिया, ओवरहेड उनके कम हो गए, वो तो मौजे मार रहे हैं। उनको तो एक्सपेंडिचर कम हो गया और आमदनी उतनी है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ ऐसे स्कूल हैं सर छोटे पैमाने पर जिन्होंने बनाए हुए हैं गली मोहल्लों में, उनको तो बेचारों को किराया ही नहीं, क्योंकि कोई बड़ा सरमायाकार तो है नहीं। ये तो बड़े बड़े स्कूल हैं। अच्छा, बड़े स्कूलों की फीसें बेचारे किराए दे देकर भी, छोटों की तो फीस भी नहीं कोई देता। छोटे मोटे जो स्कूल है ना बेचारे, जो आप कह रहे हैं, उनकी फीस नहीं देते, उनको तो लोग धमकाते हैं। और जो बड़े स्कूल सिस्टम है वो तो चलान फार्म आपके घर आ जाते हैं, इसी तरह तो आपको देने पड़ेंगे। बाबर साहब आपको बात भी नहीं सुनेगा, ऐड करना चाह रहे थे बाबर साहब। बल उसामा साहब, मसला ये है कि ऑप्शन कोई नहीं है गवर्नमेंट के पास। बच्चे जो हैं वो कैरियर हैं, दो के बच्चों पे इसका अफेक्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे उसके कैरियर हैं, और बच्चे जो हैं उनकी वजह से वो उसको फैलाने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये स्कूल खुले रखें, यूनिवर्सिटियाँ खुले रखें, तो इसका जो स्प्रेड है, इसका जो रीच है, वो तो घर घर तक पहुंच जाएगी। एक बच्चा जाएगा, उससे दूसरे बच्चों को लगेगा, वो बच्चे जो हैं घरों में जाएंगे और वहाँ से बड़ों को लगेगा। तो गवर्नमेंट के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेहतरीन ऑप्शन ये कि स्कूल को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चे स्कूल ना जाएं और इसका फैलाव उस तरह से ना हो। वैक्सीनेशन, दूसरी साहब, वैक्सीनेशन अभी जो है वो तरबेती मराहिल में है। अभी तो बुजुर्गों को लगनी शुरू हुई है, कब वो हर एक तक पहुंचेगी। पाकिस्तान अब कोई यहाँ यूरोप तो है नहीं है, यूके तो है नहीं है, तो लेकिन इसका जो मैंने आपसे जो बात की है कि ये जो नया वायरस आया है, ये बड़ा इसका अब इस पे वैक्सीनेशन का कितना इम्पैक्ट होता है ये भी देखने वाली बात है, और ये उससे कितनी क्योरमेंट है वो भी देखने वाली बात है। लेकिन इसका मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसका लॉन्ग मार्च से कोई लेना देना नहीं है। मेरी वालिदैन से, मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोरोना से बचने के लिए हिफाजती इक़दाम तो ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं चाह रहा कि लोग गवर्नमेंट से सारी चीज़ें बंद कर दें, लेकिन लोग जो हैं वो उसमें कोऑपरेट करें, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। लोग जो हैं वो शायद ये अपोजिशन जो है वो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करेगी कि जनाब कि ये जो हमारा लॉन्ग मार्च आ रहा है, इसकी वजह से कोरोना के हवाले से अब गवर्नमेंट ने इस तरह की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। जिस तरह राना सना की पहले भी स्टेटमेंट आई कि हम कोरोना को मार के भगा देंगे, मैं इससे बेवकूफ़ों वाली कोई स्टेटमेंट हो नहीं सकती। एक बीमारी है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। सर इन्होंने कहा था कि जी हम मास्क बांटेंगे, हम सैनिटाइज करेंगे, हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे।
यकीन जाने उसामा साहब, मैंने जितने जलसे देखे किसी एक में कोई SOP इख्तियार नहीं किया गया। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसके बावजूद हम बच गए, लेकिन बार बार इस तरह से अल्लाह ताला की रहमत हर दफ़ा जो है, अगर हमारे अपने अमाल जो है हमने उसको भी देखना है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें यही नहीं कि बस इतनी परहेज़ इलाज से बेहतर है। लेकिन अब मसला ये है कि ये देखा गया है कि बराह रास्त नज़र आता है जब भी लोगों का कहीं जगह इकट्ठे होते हैं तो उससे ये फैलता है, और इसमें अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी इस लिहाज से भी है कि अपना बचाव करना भी फ़र्ज़ है और आपसे किसी और को ना जाए। जिस तरह आपने बच्चों की बात की कि वो खुद उन पर इतना असर नहीं होता, ये अल्लाह का एक करम है कि बच्चों में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, लेकिन वो दूसरों को पहुँचा सकते हैं। इसी तरह से जब ये होगा लॉन्ग मार्च, और पहले देखा गया है, ये स्टडीज़ हुई हैं कि जब भी इस तरह से जलसा जुलूस किसी इलाके में हुआ है तो देखा गया कि वहाँ फैला है। वाला में जब हुआ ये मामला हुआ, फिर सियालकोट या और इस तरह बलूचिस्तान में कोयटा में देखा गया, वहाँ पे ये केसेस स्टैटिस्टिक्स सामने आए कि उसके बाद इंक्रीज हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे किसी को फ़र्क पड़ना है या किसी ने इस पर तवज्जो देनी है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह की बात करने का। अगर आप रोकेंगे, कहेंगे जी देखे ये डर गए हैं, ये भाग गए हैं, पहले हमने 3 दफ़ा तो मुलतवी किया है और अभी तो करना था 26 मार्च को, हम उसको और मज़ीद आगे ले गए हैं, तो ये तो अब लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन क्या ये कामयाब होगा? क्या लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिर जाएगी? और कौन कितना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस लॉन्ग मार्च में? ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब पता चला। लॉन्ग मार्च आ रहा है और कराची से शुरू होना है, 26 तारीख है, और उसके बाद ख़बर ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं, जिसका काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाया जाए। अभी हमारी खबर चल रही थी बोल न्यूज़ पे कि राना सनाउल्लाह साहब ने वकला से भी कह दिया है वो भी जनाब लोगों को एक्टिव करें। अब नून लीग ये टास्क दे चुकी है कि और PDM साथ है पूरी जमातें कि जनाब किसानों को, इसके अलावा वकला हैं, असातिज़ा हैं, क्लर्क एसोसिएशन, सब जितनी ताजर एसोसिएशन, सब से ट्रांसपोर्ट, हर एक से रब्ता किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये वहाँ पर जाकर देखा जाएगा कि जब 30 मार्च की दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उस वक्त धरने का भी देखा जाएगा, और मज़दूर यूनियन सबसे रब्ता किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ कमेटियाँ भी हैं। असद करल साहब, अब तक तो 100/100 नंबर है आपके। आपने जितनी दफ़ा इस लॉन्ग मार्च के बारे में कहा वो डिले भी होता गया, उसको आगे ही जाता चला गया, हुआ नहीं। और पिछले लॉन्ग मार्च का अलग से आपके नंबर बनते हैं, वो जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था, और आपने जो कहा कि तकरीबन इतने दिन चलेगा, उससे मेरे ख्याल है 2-4 दिन आगे पीछे हो गए थे, लेकिन वो उसी तरह ही हुआ। तो इस दफ़ा जनाब अब आपका एक और इम्तिहान है। बता रहे थे कि 30 मार्च की दोपहर तक ये काफिले वहाँ पे नहीं पहुँचे। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है मार्च की बजाय अप्रैल में ना कहीं चला जाए, 1 अप्रैल फूल ना बन जाए। दूसरी बात ये है कि जो कहा है कि धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मकासद या मकसद हासिल नहीं होता जी, ये बात भी गलत है। अच्छा। मकसद यही है ना, हुकूमत की बरतरफी, इमरान खान का इस्तीफा, 2 ही चीज़ें मिनिमम लेवल पे भी अगर धरना वहाँ पे देना है तो उसका मकसद यही होता है ना कि हुकूमत का खात्मा, इमरान खान की तब्दीली, या वो रिज़ाइन कर दें, या मिड टर्म इलेक्शन, या जो भी आगे सूरत हाल है। जी। ना इमरान खान रिज़ाइन करेंगे, ना हुकूमत का खात्मा होगा, ना अर्ली इलेक्शन होंगे, उसके बावजूद ये धरना अगर होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये आप बात रिकॉर्ड पे रख लें। धरना अगर होगा, बाकी रहेगी बात के जो पार्टिसिपेशन है वो 26 मार्च को चलेगा। सिंध के अंदर जहाँ बड़े बड़े शहरों के अंदर वहाँ पीपल्स पार्टी की जहाँ लोग हैं, कारकुन जियाले, वो आएंगे सिंध के तो अपना करते जाएंगे। अच्छा। उसके बाद जब वो पंजाब में दाखिल होगा तो मेरा ख्याल भाई रहीम यार खान मुल्तान या बावलपुर में कोई एक वहाँ पे भी खिताब हो जाएंगे, क़यादत के जहाँ खिताब होंगे वहाँ आपको चंद लोग नज़र आ जाएंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे वही चंद गाड़ियाँ, चंद लोग, और आगे इस तरह रोटेट होते जाएंगे। सर एक मीडिया का एक होगा, कोई फोकस कर रहा होगा। हम भी सबसे बड़ा फायदा ये है कि 3-4 दिन की कोशिश करेगी पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत, कि इस लॉन्ग मार्च से मैक्सिमम मीडिया जो है उसको बुखार जो चढ़ा जाएगा, जो पूरी कौम का ऐसे लगेगा, और इसमें हुकूमत को फ़ायदा है। अच्छा, इस लॉन्ग मार्च से हुकूमत को फ़ायदा ये है कि अवाम जो भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई वो भूल जाएंगे,
और सारा दिन तमाशे लगे रहेंगे, झंडे लहराए जाएंगे। कभी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे होंगे, कभी जनाब वो जुलूसों को रैलियों की कवरेज जनाब 4-5 दिन टीवी वाले जो इधर ध्यान लगे रहेंगे और हुकूमत की जान छूटी रहेगी। वही बातें, वही दावे, वही उनकी अपोजिशन की जो आपस में कवरेज आएगी। अवाम के जो असल इश्यूज हैं मरियम साहबा जो उसके ऊपर मीडिया बात पहले जितनी करता है आपको पता ही है, लेकिन वो लोग भूल जाएंगे और लोग जनाब इसके अंदर हाइप फिर एक क्रिएट होगी, उसके बाद फिर वो वाइंड अप कर जाएंगे। तो पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। इसके अलावा इस धरना या इस लॉन्ग मार्च का मुझे कोई फायदा नहीं। फजलुर रहमान साहब जी ने जब धरना दिया था तो उसके बहुत बड़े 2 फायदे हुए थे। मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब से आप पता कर सकते हैं। तो आप मरियम साहब बाहर चले जाएंगे, यही हो सकता है। सर वो अवाम नहीं है, वो अवाम के लीडर हैं, उनको फायदा हो गया तो अवाम को फायदा हो गया। एक चीज़। दूसरी बात ये बाबर डोगर साहब कि मरियम साहबा कह रही हैं कि हुकूमत कैंसर है तो उससे निजात भी दिलानी है, उसका इलाज भी करना है। वो चीनी चोर, आटा चोर, ये सब महंगाई है तो ये तो कहेंगे हम उसके लिए निकल रहे हैं। ये तो अब इसीलिए तो मजदूर यूनियन आप देख लीजिए, इसके अलावा ताजरों, किसानों सबसे राब्ता कर रहे हैं कि वो सब मिलकर आएँ। और अगर ये मोमेंटम बना लेते हैं, सिंध से ही शुरू होना है, तभी पता चल जाएगा पंजाब में आते हुए। तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगरचे वज़ीर दाखिला है अब शेख रशीद साहब, उनका भी एक विजन अपना है। वो समझते हैं कि 15 अप्रैल तक जूडो कराटे उनके अल्फाज हैं। और फिर ये कि 2 से 4 दिन वो कह रहे हैं कि अगर धरना हुआ, यही खरल साहब वाली बात, 2 से 4 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। उसामा साहब, ये जो लास्ट पीटीएम का इजलास हुआ है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे उन्होंने ये पेशकश की थी कि जनाब ये जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन के बाद वो पंजाब में अटैक करते हैं और पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लेके आना चाहते हैं। उनका ख्याल था कि चौधरी जो हैं वो अलाइंड हैं और हम यहाँ पर उस्मान बुज़दार को तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। उस इजलास में नवाज शरीफ भी थे और उसमें उनके साथ साथ फजलुर रहमान साहब भी हैं, जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी थी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इन दोनों का ये कहना था कि हमें पंजाब में उस्मान बुज़दार है या चौधरी परवेज़ लाई है या राजा बिशारत है या कोई और है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट पंजाब नहीं है। हमारी सिर्फ 2 डिमांड्स हैं। एक डिमांड ये है कि इस्तीफ़े लिए जाएं और दूसरी डिमांड ये है कि लॉन्ग मार्च किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों से लग रहा था कि वो ये चाह रहे थे कि जनाब हमें लॉन्ग मार्च से पहले पंजाब पर एक अटैक किया जाए, लेकिन नून लीग पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं है। वो टारगेट कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च किया जाए और वहाँ पर धरना दिया जाए और इस हुकूमत को किसी न किसी सूरत में गिराने पर या गिरने पर मजबूर किया जाए। वहाँ पर डिमांड रखी जाए कि किसी तरह से अगले साल इलेक्शन में ये गवर्नमेंट जाए। अब पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये इम्तहान है। अगर तो यूसुफ गिलानी इलेक्शन हार जाते हैं या अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी सिस्टम की बहुत बड़ी स्टेक होल्डर बन सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद वो गवर्नमेंट को गिराने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक, तो अगर हार जाते हैं तो प्रेशर बिल्ड करने के लिए मे बी इनके साथ आए, लेकिन फ़िलहाल बिलावल जो है वो पंजाब की तरफ जो फोकस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो सिस्टम के अंदर रह के लड़ना चाह रहे हैं, जबकि PMLN जो है वो ये चाह रही है कि किसी भी सूरत में गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाए और उसको गिराया जाए। अच्छा, अब एक तो ये अंदर की सूरत हाल है। ठीक है। दूसरी सूरत हाल ये है कि PMLN ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। MNA से 5 लाख रुपया, MPA से 2 लाख मांगा है और इसके अलावा तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, जो उनके डिविजनल सदर हैं या ये उन सब से कन्वे किया गया उन सबको कि जनाब आपने 200 बंदे जो हैं वो धरने में लेके आने हैं रोटेशनल ग्राउंड पर। इनकी आपको बताया जाएगा कि आपने कितने दिन के लिए कितने बंदे लेके आने हैं इस्लामाबाद में, उसका खाना पीना वहाँ पे रहने के जो सारे खर्चे हैं वो कैंडिडेट खुद बर्दाश्त करेगा। लेकिन क्या ये डोगर साहब सवाल मेरा ये है, क्या आपको लगता है कि नून लीग वाले जिस तरह आप बात कह रहे हैं इतनी आसानी से कि 5 लाख MNA भी देगा, 2 लाख MPA भी देगा और बंदे जितने उनका खर्चा भी सारा उठाएंगे, वो तो पहले बेचारे नून लीग तो हमेशा इक़्तिदार पसंद पार्टी है, तो वो समझेंगे आप या समझते हैं कि वो पैसे खर्च कर लेंगे, ये इतने बंदे लाएंगे, उनका खाना पीना सारा जो ये साहब देखें खल साहब पैसे इकट्ठे होते हैं या नहीं होते इसका मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट होगा। मसला ये कि MNA पैसे देते हैं या नहीं देते, लेकिन जाहिर बात है कि उन्होंने दिखाना तो है कि धरने पे जो खर्चा आएगा उसको हमने कहाँ से इकट्ठा किया। क्या कह रहे हैं, कितने लोग आ जाएंगे? कोई 10 लाख
नहीं 10-200 लाख मिलियन नहीं, सर, बस फजलुर रहमान साहब कहते हैं मिलियन, लाख अगर बंदा दर्जन के करीब मिलियन लाख बंदा जमा कर ले तो मैं समझाऊंगा पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा मैं इसको लॉन्ग मार्च उसामा साहब अगर इन्होंने 50,000 बंदा इस्लामाबाद में इकट्ठा कर लिया ना तो ये बहुत बड़ा धरना होगा। अगर इन्होंने 50,000 बंदा इकट्ठा कर इतने MNAs हैं, हाँ, इन्होंने तो वोट लिए हुए हैं, पार्टियां मिल कराची से चलना है, 11 पार्टियां मिलके अगर 50,000 बंदा भी इकट्ठा नहीं करती तो उसको कामयाब लॉन्ग मार्च धरना क्या कहेंगे आप? सर 50,000 30,000 तो उनके पास फोर्स है, वो अंसारुल इस्लाम की फजलुर रहमान साहब के पास। तो ऐसे बातों से है ना, उसको बैन कर दिया वैसे गवर्नमेंट ने। सर वो पंजाब में है ना, बाकी जगह पर तो है, वो फिर दोबारा कोर्ट में चले जाएंगे, आ जाएंगे, वर्दी बदल ली है सर, वर्दी के साथ नहीं आएंगे, वैसे आ जाएंगे। मौलाना साहब का भी धरना देख लिया, जिस तरह पहले भी हमने देखा, ये चंद हजार लोग अगर जमा कर लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस गए गुजरे दौर में उनके साथ वो तो खुद बेचारे आपने एटम बम देखिए ना, एटम बम तो चला नहीं, वो जो इस्तीफों का था वो तो ठोस हो गया ना। हाँ जी, वो इस दफा भी जरदारी साहब ये कमाल करते हैं कि हर दफा दूसरा ऑप्शन आगे कर देते हैं। आपको बात बताई थी, अब आपको समझ आ जाएगी। आर या पार होगा कि जरदारी साहब आर या पार होगा, मरीम साहब ने कहा। नहीं, मैंने कहा था कि जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया है ना, वो बड़े जबरदस्त खुश असलूबी से उसको आगे बढ़ रहे हैं। एक एक जो उनका स्टेप है वो उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और नून लीग को, पूरी PDM को जिस तरीके से उन्होंने अपनी उंगली के साथ वो कहते हैं ना ऊपर लपेटा हुआ है, और जो कार्ड वो खेलते हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से वो आगे प्रोलॉन्ग करते हैं, एक स्टेप से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, 2023 तक वो इनको लेके जाएंगे, वो इस सिस्टम के अंदर रहेंगे। और फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वही तकरीर बार बार सुनाएंगे कि हमने कहा था कि हम इस सिस्टम को डिरेल नहीं करेंगे, हम 5 साल पूरे करने देंगे, हम इदारों के अंदर रह के बात करेंगे, हम कोई अफरा तफरी या इंतशार की बात नहीं करेंगे, हम इदारों की मजबूती की बात करेंगे। वो बिलावल भुट्टो की बार बार वो तकरीर जो वजीर आज़म इमरान खान को जब उन्होंने वोट लिया था तो उन्होंने कहा कि हम 5 साल आपको तंग नहीं करेंगे, आपको 5 साल से कुछ हासिल होगा या वो भरम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग मार्च अब उन्होंने हर सूरत करना है, इतनी देर उन्होंने लटका दिया है, हर दफा अपनी बात से पीछे हटे हैं, अब तो नहीं हट सकते, तो ये करना ही है। फजलुर रहमान साहब वाले धरने से बड़ा होगा आपको बाबर साहब क्लोजिंग? मेरा ख्याल है बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा। चलें जी, देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग मार्च हुकूमत गिरा सकता है। हमारे तो असद खरल साहब बाबडू साहब का ख्याल है कि इससे हुकूमत नहीं जाती, माजी भी हमें यही बताता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।